आज का ये हमारा एपिसोड बहुत खास होने वाला है। हाउ आई एस माई सी एग्ज़ाम्स का एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे हम लोग निशांत कुमार सर के साथ चर्चा करने वाले। मैं आपको बता दूं, निशांत सर सीए फाउंडेशन का मैथ्स, सीए इंटरमीडिएट का डायरेक्ट टैक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और इनकी जो कमांड है, इनकी जो मेहनत करने की क्षमता है, इट इज़ इनकम्पेरेबल, इट इज़ जस्ट इनकम्पेरेबल। इनका जो एनर्जी फ्लो होता है, आप देखते हो क्लास के अंदर भी, तो यार ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी से क्लास में पढ़ाते हैं। तो आज का ये कन्वर्सेशन बहुत खास है, मेरे लिए पर्सनली बहुत खास है। आने वाले एपिसोड्स में आप लोग कई ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ मिलेंगे जहाँ पे आपको देख के इंसाइट्स, मोटिवेशन सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। काफ़ी ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल ऑफ एपिसोड है जहाँ पे हमने जर्नी से रिलेटेड, सीए जर्नी से रिलेटेड बात की है, लव लाइफ से रिलेटेड बात की है, देन योगा से रिलेटेड बात की है और ऐसे कई अमेजिंग चीज़ों से रिलेटेड हमने चर्चा की है इस एपिसोड में। होप सो आप ये पूरे एपिसोड को एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द एपिसोड। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू एस सीए एग्जाम्स। इससे रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी एक बेहतरीन सीरीज चल रही है जहाँ पे एपिसोड नंबर 1 में हमने फोकस से रिलेटेड बात किया था। आज के इसमें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ हमारे सीए जर्नी में कि अगर क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने मैटर करते हैं, कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसे अनेक अनेक चीज़ों से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। और मैं लिटरली सर बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मैं आपको एक बात सभी व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी मैं बहुत ज्यादा डाउन फील करता हूं ना, तो निशांत सर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें मैं कॉल करता हूं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, मेरी क्लासेस ऐसी जा रही है, मेरी डिलीवरी इतनी अफेक्ट हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है करके। तो मैं निशांत सर से हमेशा बात करते रहता हूँ, थोड़े दिनों में बात करते रहता हूँ कि सर बताइए कि कैसे मतलब इंप्रूव किया जा सकता है। और निशांत सर हर बार मुझे गाइड करते हैं। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे इस शो में आके, जरूर से बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पिछले दो ढाई साल जितना मैं आपको जानता हूँ, तो बहुत मजा करते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स यस। हम लोग काम से रिलेटेड बातें तो करते ही हैं, लेकिन जो सभी व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि कई बार आप भी क्लासेस में मेरी उड़ा देते हैं, कई बार मैं भी क्लासेस में आपकी बहुत उड़ा देता हूँ। तो ये भी हमारा चलता रहता है, एक ऐसी यस। बैंटर चलता रहता है। यस। तो इट्स फन, इट्स फन वर्किंग विद यू, इट्स वर्किंग अलोंग विद यू। एंड कई सारी चीजें मैं आपको देखकर सीखता हूँ। कई सारी चीजें आपने जैसे बताया कि आप मेरे को देख के सीखते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इट्स बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर कि यहाँ यस, पर मैं आपके साथ अभी इस समय बैठा हूँ। ये बात तो सही है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसी चीज़ है सर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से सर। तो मैं अगर बिल्कुल सर। बताऊँ आपको, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 5-6 प्रश्न पूछने वाला हूँ जो हमारे कहीं ना कहीं सीए बिल्कुल सर। लाइफ से रिलेटेड रहने वाले हैं। पूरे जो हमने सीए जर्नी हमारी होती है उस चीज़ से रिलेटेड रहने होंगे, और आपको जो भी जैसा आपको महसूस हो आप वैसा आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले श्योर सर सर। आप एक हाँ। थोड़ा सा जिस्ट बताइए आपके सीए जर्नी, कब से आपने चालू की है, कब आपका कैसे कैसे हुआ, एक थोड़ा सा एक समरी, ब्रीफ समरी हमें जरूर से दीजिए। ओके सर। सर तो द थिंग इज दैट के आई हैव ऑल आई आई नेवर न्यू कि सीए जैसी कोई चीज होती भी है। इवन दो मेरे डैड का पब्लिकेशन बिजनेस है जिसमें हम लोग सीए की बुक्स ही पब्लिश करते हैं स्कैनर्स के नाम से। बट मेरे को फिर भी पता नहीं था कि सीए होता क्या है। मतलब मैंने ऑफिस में काम भी किया हुआ था बचपन से, स्कूल लेवल पे। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं जाता था ऑफिस में, और पापा कुछ ना कुछ काम बता देते थे, कभी बुक्स की प्रूफ रीडिंग का, कभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कामों में मैं इन्वॉल्व हमेशा रहता था। बट आई नेवर न्यू कि सीए होता क्या है। मेरा एम कंप्लीटली डिफरेंट था, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था। और 11th और 12th में मैंने आईआईटी जेई की कोचिंग भी की थी, और साइंस साइड से था मैं। लेकिन अच्छा। मेरा किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो नहीं पाया था। एक्चुअली मिड 12th में आकर, 12th के बीच में आकर मेरे को पता चल गया था कि यार मैं आईआईटी जेई और स्कूल सीबीएसई बोर्ड हाँ। दोनों में साथ में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि कई सारे लोगों के साथ होता है। हाँ। तो फिर आई डिसाइडेड टू क्विट जेई फॉर वंस, एंड मैंने सोचा चलो बाद में देखेंगे, या किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा। बट ऐसा हुआ कि मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ ही नहीं। मतलब ओके। बहुत ही अजीब अजीब सी रैंक्स आई है। ऐसे एआई ट्रिपल ई करके एक एग्जाम होता था, तो उसमें तो ऐसी रैंक आई कि उससे पहले अगर 2 लगाकर यहाँ पर लैंडलाइन पे डायल कर दो तो किसी ना किसी का फोन नंबर मिल ही जाएगा। तो ऐसे 5-6 डिजिट जितनी लंबी रैंक्स थी। तो माय डैड सजेस्टेड कि सीए कर लो। हाँ। मैं उस समय कुछ भी करने के लिए तैयार था, साइंस ना पढ़नी पड़े बस। अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं था सीए कितना बड़ा दलदल है। ओके। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कहा कि मैंने पापा से पूछा टफ होता है, तो बोला अरे नहीं नहीं टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, निकाल लो।
मैंने कहा ओके। तो इस तरह से मैं सीए में आ गया। ओके। और मैं अल्टीमेटली एक्चुअली एक्टर बनना चाहता था। हाँ। इंजीनियरिंग भी साइड वाली चीज थी, मैं अल्टीमेटली एक्टर बनना चाहता था। तो मैंने 12th के बाद जब सर्च किया तो दो जो मेजर नेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर इंडिया में फिल्म्स के, हाँ। एक तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, और दूसरा नेशनल स्कूल ड्रामा है दिल्ली में। अब अगर कुछ नए हो गए तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये दो नेशनल स्कूल्स थे उस समय, 2009 की बात आपको बता रहा हूँ। तो दोनों ही स्कूल्स में एक्टिंग कोर्स एडमिशन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो बात सारी यहां पर आ रही थी कि ग्रेजुएशन में किस में करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकता, साल ड्रॉप करने का मेरा मन नहीं था। तो बात सारी आ रही थी ग्रेजुएशन में कैसे करूं। तो फिर पापा ने कहा बीकॉम से ग्रेजुएशन कर लो और सीए में साथ साथ डाल दो, जब तक ग्रेजुएशन होगा तब तक जितना सीए हो गया सही है, उसके बाद फिर तुम्हारा अगर मन करेगा सीए कंटिन्यू करने का तो कर लेना, नहीं तो चले जाना और एक्टिंग कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब बीकॉम के साथ साथ मैं सीए में आया। ऑफ कोर्स अकाउंट्स वगैरह सब कंप्लीटली नया था मेरे लिए, एंड दिन भर पढ़ता रहता था, पापा के ऑफिस में ही चला जाता था, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक फाउंडेशन जो तब सीपीटी होता था तो मैं पढ़ता रहता था। सारे सब्जेक्ट्स नए थे, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत कभी 10th क्लास में पढ़ा था, 11th 12th में तो वो भी नहीं था, मेरे पास पीसीएम विद कंप्यूटर्स था। तो सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे, लॉ, अकाउंट्स, अच्छा मैथ्स था मेरे पास। तो मैथ में कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि 11th 12th में मैंने साइंस में मैथ्स दिया था। तो 2009 में फिर मैंने सीपीटी की तैयारी की, दिसंबर में एग्जाम दिया और एक अटेम्प्ट में हो गया, 4th रैंक आई ऑल ओवर द सिटी, इंडिया नहीं सिटी में 4th रैंक आई। तो काफी अच्छा उत्सव वाला माहौल हो गया कि देखो साइंस वाला बंदा पहली बार में कॉमर्स करके आ गया। अच्छा तब मेरे को पता नहीं था कि सीए क्रैक करना टफ होता है। मेरे को लगा एग्जाम है। मेरे को क्या लगा एग्जाम है, एग्जाम है तो एग्जाम की तरह से मैंने पढ़ाई की, एग्जाम की तरह से पढ़ाई की तो एग्जाम की तरह से पेपर दिया तो फिर पास होना था। मतलब जब लोग शॉक्ड हुए ना कि अरे तुम सीपीटी पास हो गए, मैंने कहा तो एग्जाम दूंगा तो पास नहीं होऊंगा क्या? मतलब क्या गया, कितना गया गुजरा समझ रखा है तुमने कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो ये वाला माइंडसेट था। अच्छा। तो इसलिए सीपीटी तक तब पता भी नहीं था। आईपीसीसी में जब हम लोग आए, जिसको अब सीए इंटरमीडिएट बोला जाता है, तब तक चीजें जो है पता चलनी शुरू हुई कि अच्छा ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई और थोड़ा सा लेथार्जिक हो गए पढ़ाई को लेकर, या थोड़ा सा रिलेशनशिप्स वगैरह में चले गए, या कुछ इस टाइप की चीजें हो गई, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो फिर एक अटेम्प्ट मेरा सीए इंटरमीडिएट में नहीं हो पाया। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें मैंने एक ही ग्रुप दिया, वो क्लियर हो गया। फिर एक और अटेम्प्ट, उसमें दूसरा ग्रुप दिया, वो क्लियर हो गया। अच्छा। और अब बीकॉम खत्म हो गया। ग्रेजुएशन तक मैं सीए के 2 मेन पड़ाव पार कर चुका था। अब बात थी कि आर्टिकलशिप करो और फाइनल कर दो। मैंने फिर सोचा यार इस पॉइंट पर सीए छोड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो फिर मैंने आर्टिकलशिप कर ली, फिर मैंने फाइनल किया। फाइनल में मेरे को बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे, क्योंकि फाइनल में मेरा दिमाग जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों में घुस गया था। वही जो बहुत सारी नेगेटिविटीज हम लोग अपने अराउंड सुनते रहते हैं कि आईसीआई पेपर ढंग से चेक नहीं करता है, या हमें लगता है कि आईसीआई का पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आजकल मैं भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बना रहा हूँ, आप भी बना रहे हैं, तो हम लोग हमेशा यही बताते हैं कि यार आईसीएआई जैसा चाहता है आप वैसा दो ना उसको। मतलब आप अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझने लग गए हो कि आपको लगता है कि नहीं आईसीएआई को आपके हिसाब से पेपर चेक करना चाहिए, वो तो नहीं हो सकता। आप जब स्कूल में थे तो स्कूल वाले टीचर्स जो कहते थे देखो ऐसा आएगा, ऐसा आपको लिखना होगा, आप चुपचाप लिख लेते थे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे। अब आर्टिकलशिप करने के बाद, या सीए में आने के बाद, या थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद, या ये प्रोफेशनल कोर्स का टैग लगने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो बहुत ज्यादा आता है और हम तो अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे। और ये वो मैं तो सर लॉ के लिए और टैक्स के लिए सब में, टैक्सेशन इज व्हाट, लॉ। टैक्सेशन क्या है? लॉ है। डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। वहां पर भी मैं सबसे कहता हूं यार आपकी लैंग्वेज भले ही वर्ड टू वर्ड कॉपीड ना हो, लेकिन लैंग्वेज में लीगैलिटी आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए। लैंग्वेज में अगर लीगैलिटी नहीं आएगी तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? ये तो है। और सर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, डिपार्टमेंट से अगर किसी भी क्लाइंट का नोटिस आता है तो क्या उसमें लीगल लैंग्वेज नहीं लिखी होती है? क्या आपको लीगल लैंग्वेज में उसका रिप्लाई नहीं करना होता है? बिल्कुल करना होता है। यहाँ पर तो बात, अगर आपको एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप जा रहे हो, एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप जा रहे हो, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो दीज आर समथिंग जिसमें सभी स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं, और मैं भी उनमें से एक था। तो उस नेगेटिविटी से उभरने में मेरे को काफी टाइम लग गया। मुझे 5 अटेम्प्ट्स लग गए ग्रुप 1 क्लियर करने में। और फिर 4 अटेम्प्ट्स लगे ग्रुप 2 क्लियर करने में। 9 अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल, you mean to say? 9 अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल मेरे को लगे। तो तब ऑब्वियसली बहुत डिमोटिवेटिंग भी होता था, कई बार बहुत परेशानी होती थी, बट
तो उसके ऊपर All's अभी हम well लोग that आने वाले उस चीज के ऊपर भी हम लोग। तो 9 अटेम्प्ट्स इन जरूर सीए सर, फाइनल जरूर। के बाद फिर आप सीए बने, तो सर वो कौन सा ईयर था, कौन सा साल था जब आप फाइनली चार्टर्ड बन के क्लियर हो गए थे? सर नवंबर 2018 का एग्जाम मैंने दिया था, तो उसका ओके। रिजल्ट आया था 23 जनवरी 2019। 19 को, ओके, मतलब 2009 से 19 तक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। टोटल 10 साल लग गए। जर्नी। ओके सर, ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से सर सबसे पहले तो आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज के लिए कि यार सर आज के इसमें अगर हम लोग देखें ना, बच्चे में पेशेंस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो ये इतने कन्वर्सेशन में अभी तक मुझे लग रही है कि ये सर जो पेशेंस वाली चीज है ना, बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं सर एक चीज क्लास में कहता हूँ कि यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। आप बस अपना 100% देते रहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आपको रोक ही नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। बस आप अपना 100% देते रहिए। हो सकता है एक बारी में ना हो, दूसरे बारी में ना हो, तीसरे बारी में ना हो, लेकिन एक दिन तो जरूर आएगा कि जो आपको चाहिए वो आप अचीव करोगे। बस आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो ये चीज तो बिल्कुल सर होती है। तो सर पहले हमने आपके सीए जर्नी के बारे में जान लिया। अब मैं सर सेकंड चीज पूछूंगा आपसे कि आप इतने, आपके ऑल इंडिया फैंस है आपके मैथ्स को लेके, टैक्स को लेके, सर व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो इनटू द टीचिंग फील्ड? आपका पब्लिकेशन हाउस है, एक फेमस पब्लिकेशन हाउस है स्कैनर। आज मतलब कौन सा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने अभी तक स्कैनर देखा नहीं हो। सीपीटी फाउंडेशन में तो लिटरली सिर्फ स्कैनर पढ़ के जाया करते थे बच्चे और पेपर देते थे, ऐसी भी चीज। तो सर आप मतलब एक डैड का बना बिजनेस छोड़ के आप, व्हाट मोटिवेटेड टू यू टू गो इनटू द टीचिंग? ओके सर, एक्चुअली माय डैड इज आल्सो अ टीचर। ही इज द प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओके। तो फिर क्या होता था, जब मैं पढ़ता था अकाउंट्स, तो उन्होंने, मेरे डैड ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं एक टाइम पर। उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, बीकॉम के भी, सीए के भी। वो सीए है नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं पूरी इंडिया को सीए करवाया है, यू नो, थ्रू स्कैनर्स एंड इस टाइप से। तो पापा से मैं पढ़ता था जब मैं था, और मेरा कहीं ना टीचिंग को लेकर पता नहीं क्यों मेरा, मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करता हूँ। 2009 में जब मैं पहली बार पढ़ने बैठा ना, तो मेरा मन करता था कि मेरी जो टीचिंग की क्लासेस है ना, वो पीवीआर में चलनी चाहिए, और बच्चे जो है वो ऑडिटोरियम में बैठ के वो क्लास देखने चाहिए। तो कितना मजा आएगा एज कंपेयर टू कि वो लकड़ी की बेंच पर बैठो आप, और वो मतलब यू नो अजीब सा। तो इट शुड बी अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो मेरे को हमेशा से ही टीचिंग में शौक था, बचपन से ही मुझे टीचिंग का शौक था। एंड ये ट्रिगर चीज हुई थी सर नवंबर 2013 में। आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं सीए में घुस तो गया था, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे चल के मैं सीए वाली फील्ड में करूंगा क्या। वैसे तो प्राइमरी एम था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन अगर एक्टर नहीं बना तो फिर मैं सीए फील्ड में करूंगा क्या। मैंने आर्टिकलशिप में प्रैक्टिस देख ली थी, मैंने कहा मेरे बस की नहीं, मेरे को मतलब मजा नहीं आया। मतलब सही बात है, नहीं सही बात है सर। सर ये वाली चीज तो है कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस पसंद ही आया करके, आप हो सकता है किसी का, सर ये पर्सनल चॉइस है। बच्चा पूछता है कि सर हमने क्या करना चाहिए, ये भाई तुम्हारी चॉइस है, ये तुम डिसीजन लोगे। मेरा अक्सर ये आंसर होता है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिस देख ली थी कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो कैसे काम करते थे। मुझे शुरू के 1 साल तो सर बहुत मजा आया, बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू। यस, ठीक है, एवरीथिंग वाज न्यू, आई वाज लर्निंग अ लॉट। अगले साल ना वही सारी चीज रिपीट होने लग गई। तो यार ये क्या हो गया। सही बात है। तो मुझे फिर मैं सोचा था यार प्रैक्टिस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जॉब में कभी भी मैं ऐसा था नहीं कि मुझे जॉब करना है या कुछ है। तो मतलब मैं सोच रहा था कि देखता हूं, और मैंने ना अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पे ये सवाल कई लोगों से पूछा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में करता क्या है। मैंने बहुत लोगों से पूछा था, मैंने इनफैक्ट जीएमसीएस में भी ये पूछा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो एग्जैक्टली व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज व्हेन ही प्रैक्टिसेस, मुझे पता है वो क्या होता है। लेकिन जब जॉब करता है तो जॉब में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, तो ये मुझे कभी ढंग से समझ में आ नहीं पाया था तब भी। बट आई गेस नवंबर 2000, अच्छा आर्टिकलशिप में क्या होता था, जो भी जूनियर्स ज्वाइन करते थे वो कभी कभी किसी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में फंस जाते थे, तो फिर मैं उनको वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताता था। जैसे बीआरएस में अक्सर लोग फंस जाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, कई बार बेसिक जर्नल एंट्रीज में फंस जाते हैं, कई बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के डिफरेंस में फंस जाते हैं। तो फिर मैं जब एग्जाम्पल देके उनको समझाता था तो उनको बहुत मजा आता था, और मुझे समझाने में भी बहुत मजा आता था। तो that was a moment when I realized कि okay, if not acting and if I have to do something related to CA, I'll go into teaching. वो मोमेंट था सर when I realized कि मेरे को टीचिंग में ही जाना है, मेरे को कुछ और नहीं करना है।
अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग सर। ये भी चीज सेम जी चीज है सर, कहीं ना कहीं हमारी भी, कि आउट ऑफ पैशन ही हम लोग टीचिंग में आए हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल सर कि ये जो वैसे भी जो पर्सनल नेचर वाली ऐसी जो सर्विसेज होती है, इसमें अगर आउट ऑफ पैशन की जाए तो ही वो एफिशिएंटली और प्रॉपर तरीके से दी जा सकती बिल्कुल है। ऐसे अगर कोई ठोक दे तो बिल्कुल कोई जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता है, और ऐसी भी चीज मजा नहीं आता है फिर किसी को भी, ये वाली चीज होती है। तीसरा सवाल सर हम लोग बिल्कुल पूछेंगे सर। आपसे कि सर आप, मैंने अक्सर देखा हो कि आप बहुत ज्यादा जॉली मूड में रहते हैं, हमेशा आप खुश रहते हैं, मैंने कभी ऐसा टेंशन देखा नहीं हो। तो सर आपका मतलब ऐसा फ्रंट एंड पे होता है, बैक एंड पे तो सर हम कहीं ना कहीं सभी लोग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा, सभी लोगों के लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं सर। तो आप कैसे इतना खुश रहते हैं, और कैसे, मतलब बताइए इस जॉलीनेस का राज बताइए। सर मैं पिक्चर में बहुत देखता हूँ। पिक्चर देख के मुझे मजा आ जाता है। और, और और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बराबर। तो मैं अगर कोई पिक्चर देख के खुश हो रहा हूँ तो फिर मैं दिन भर उस पिक्चर के या तो गाने गाता रहूंगा, या फिर मैं कुछ भी डायलॉग्स मारता रहूंगा। अच्छा। और वो डायलॉग बोल के या वो गाने गाकर ना मुझे बहुत मजा आता है। तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला ये सोचेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही फिल्मी है, या ये तो दिन भर गाने गाता रहता है, ओ भाई तू चुप हो जा, कितना गाएगा। मेरे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस। तो मैं इनफैक्ट सर क्या होता था, हॉस्टल में मैं गाने गाता रहता था दिन भर। और मेरे दोस्त दोस्त लड़के दोस्त तो कैसे होते हैं वो सब भी लोग जानते हैं। तो सबको मेरा गाना पसंद तो बहुत आता था, हाँ। बहुत पसंद आता था। हाँ। लेकिन अगर एक ही गाना दिन भर सुनते रहोगे, हाँ। चाहे वो आपका फेवरेट इरिटेट सॉन्ग भी होता क्यों है। ना हो, हाँ। इरिटेट हो जाओगे। इरिटेट होता है। तो मेरे हॉस्टल के रूममेट्स इरिटेट हो जाते थे। मतलब मुझे याद है वो गाना आया था, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है। हाँ। हाँ। 2006 में आया था, है ना, हाँ। केके का हाँ। गाना, इतना यस। प्यारा गाना। मैं दिन भर गाता था और ओके। सबको बहुत पसंद था। लेकिन मैंने इतना गा दिया था कि जब रेडियो पे वो गाना आता था तो दोस्त उसको स्किप कर देते थे कि भाई ये नहीं सुन सकते आप। अमेजिंग अमेजिंग सर, ये चीज है। तो मैं गाने गाता रहता हूँ सर। मैं थोड़ा सा फिल्मी दुनिया में रहता हूँ सर। मतलब मैं चलते चलते कहीं भी कूद जाता हूँ, मेरे को लगता है मैंने पता नहीं क्या ही कूद लिया है। तो ऐसे ही अपनी दुनिया में रहता हूँ सर। बाकी जब काम के बारे में आता हूँ तो फिर मैं सीरियस भी हो जाता हूँ, जी। बट अदरवाइज तो ठीक है, चलता है। ये तो तो वैसा सही। है। ये सर तो हमारे एक्चुअली सर बीसीआर के अंदर है ना एक चीज होती है, ईडियम्स करके चीज होती है, तो उसके अंदर है ना एक जोवियल करके शब्द है। तो मैंने बच्चों को लर्न ही वैसे करवाया हो कि आप हमेशा यही याद रखना करके। शायद आपको बच्चे मैसेज भी करते हो लेक्चर के बाद, फिर आपको मैं ही बोलता हूँ मैसेज करो 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 मैसेज करके। तो ऐसी वाली चीज है। अब सर हम लोग जाएंगे एक फोर्थ वाला, थोड़ा सा पर्सनल नेचर का चीज है। मैं अगर बात करूँ, यूजुअली सर ऐसा देखा जाता है कि सीए स्टूडेंट की उतनी लव लाइफ होती नहीं है करके, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो आपकी लव मैरिज रही है, सक्सेसफुल लव मैरिज रही है। तो सर उसका बताए थोड़ा सा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, अप्स एंड डाउन्स के बारे में थोड़ा सा इनसाइट्स दे हमारे व्यूअर्स को जो जानना चाहते हैं इसके बारे में। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, और ये बात बहुत जरूरी भी है। Yes. मतलब कीपिंग ऑल द जोक्स असाइड, Yes. मैनेजिंग रिलेशनशिप्स अलोंग विद सीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए ये एज ऐसी है कि इसमें हर किसी को मतलब कोई ना कोई क्रश होता है, कोई ना कोई प्यार होता है, ये सब तो है ही। मतलब ये बहुत ही नेचुरल चीज है। There's no point in making fun of that. There's no point in not talking about that. Yes. It's time we address this fact, है ना? Exactly. It's time। Yes. और मैं I'm Yes. glad आपने ये सवाल मेरे से Yes. पूछा। Yes. कि अब वो जमाना है नहीं कि हम लोग इस चीज को छुपाएं और दबाएं, और वो एकदम ओपनली मैं आपको बताता हूँ। Yes. तो क्या था कि मैं चारू से मिला था, सीए की ही कोचिंग में मिला था, आईपीसीसी के टाइम पे मिला था। हम लोग पहले कई साल तक दोस्त थे, और दोस्ती के थ्रू हम दोनों को रियलाइज हुआ कि वी बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। Okay. एक कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद, हम लोगों ने म्यूचुअली ऐसी बातें करते करते, एकदम कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं था कि नहीं मैं प्यार करता हूं, और ये कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं था। जी। बातें करते, क्योंकि अभी भी कई लोग जब पूछते हैं ना कि पहले किसने बोला, तो हम लोग नहीं बता पाते पहले किसने बोला। Yes. क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें दोनों को रियलाइज हो गया कि यस वी बोथ लाइक ईच अदर, एंड उस मोमेंट से वी बिकेम इन अ रिलेशनशिप। तब तक हम दोनों में से किसी का सीए नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स शुरुआत के काफी टाइम में लंबी लंबी फोन पे बातें भी होती थी, सब कुछ होता था, बट देन इवेंचुअली वी बोथ रियलाइज्ड कि हमारा एग्जाम आने वाला है, और हम लोग एक दूसरे से रात को 4-4 बजे तक बातें करते हैं, और वो एकदम बेसिक पैर की बातें होती है। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप में पढ़ने वाले कपल करते हैं, वही बातें हम भी करते थे। बराबर। तो हम लोग को रियलाइज हो गया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि सी द पॉइंट इज कि वी हैव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दैट्स इट। We have to talk on phone with each other.
लेट्स डिस्कस स्टडीज। तो दिन भर में जो मैं पढ़ता था, मैं शाम को वो बातें करता था। दिन भर में वो जो पढ़ती थी, शाम को वो बातें मुझसे करती थी। कभी हमारे डाउट्स होते तो हम आपस में बात कर लेते थे। मेरे को जैसे ऑडिट में बहुत दिक्कत आती थी, शी वॉज गुड इन ऑडिट। तो सीए फाइनल का ग्रुप 1 मेरा निकला ही चारू की वजह से है, बिकॉज शी यूज टू टीच मी ऑडिट ऑन फोन। हम लोग फोन पे बात करते थे और वो मेरे को ऑडिट का मतलब शी यूज टू गिव मी, कि दिन भर में तुम ये वाला टॉपिक याद करोगे, शाम को मैं सुनूंगी। हाँ। चारू को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी। चारू का सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर है, सीए फाइनल का ग्रुप 2 अभी नहीं क्लियर है, वो अभी उन्होंने क्विट किया हुआ है फॉर द टाइम ओके। बिंग। ना मेरी पूछने की हिम्मत है कब रिज्यूम करोगे, ना कोई प्रेशर करना बनता है, जब मन होगा तब कर लेंगे। अभी एमबीए कर रही है, जो भी है। Yes. तो द थिंग इज के तो सीए फाइनल में उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मेरे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। मैंने प्रॉपर प्लान बना कर दिया। मैंने प्रॉपरली, जैसे एसएफएम में वो फॉरेक्स वगैरह चीजें होती हैं, तो वो सारी मैंने फोन पे पढ़ाई। हाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज किया कि जहां पर मेरी वीकनेस थी वो शी कॉम्प्लीमेंटेड, जहां पर उसकी वीकनेस थी सर शी गॉट 70+ मार्क्स इन अकाउंट, 70+ मार्क्स इन एसएफएम। अरे भाई, जहां पहले पास होने के लाले होते थे। अमेजिंग। तो ये इस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया। तो बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट द फिल्मी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, वो वाला पोर्शन भी होगा ही होगा। बट वेन यूर इन अ रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ यू जेन्युइनली केयर फॉर ईच अदर, genuinely wish good for each other, then you'll be a part of their failures as well as their successes. And you'll make sure that the other person succeeds. तो ये वाली बात है सर। आई रिमेंबर जब चारू का ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था, मेरा ग्रुप 1 पहले क्लियर हो चुका था। हम दोनों का सेम डे रिजल्ट, ऑफ कोर्स मेरा ग्रुप 2 का रिजल्ट था, चारू का ग्रुप 1 का रिजल्ट था। मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ था, उसका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका था। मैं उस रात ऐसा सोया हूं ना, इतना पीसफुली, बस क्या ही बात है। तो ये वाली बात है कि ठीक है रिलेशनशिप में है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर। एग्जैक्टली। तो सर आपके फिर घर वाले और मैम के घर वाले दोनों के काफी मतलब सपोर्टिव थे, या मतलब इनिशियली, या उन्हें पता ही नहीं था, बाद में पता चला? नहीं, मेरे घर वालों को तो पता था शुरुआत से, मेरे घर वाले सपोर्टिव थे। हाँ। चारू ने अपनी मम्मी को बता रखा था और अपने भैया को बता रखा था, पापा को नहीं बताया था। अच्छा, हाँ। यूजुअली सर मारवाड़ी फैमिलीज में थोड़ा सा होता है, डर सा होता है कि हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ये होता है सर। ये मैं पर्सनली बता सकता हूँ आपको, ये वाली चीज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में, मैं बता रहा हूँ कि कैसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। यस सर। वो तो ठीक है सर। तो चारू ने अपनी मम्मी को और भैया को बता रखा था, उन दोनों ने हाँ बोल दिया था। पापा को बताना थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस था। Okay. तो वो थोड़ी अलग कहानी है कि कैसे पापा को बताया गया, फिर कैसे हुआ, वो कभी और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यार ये था कि जैसे यार बस यही इसका कंक्लूजन हम ऐसा निकाल सकते हैं कि देखो यार, ये एक इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे अपने जिंदगी को खुशहाल बनाते हो या उसको कैसा कर देते हो, ये प्योरली आपकी चॉइस है, ऐसा इसका हम सम अप ले सकते हैं। एंड सर लास्ट सवाल आज के हमारे इस अमेजिंग से एपिसोड का, कि सर कहीं ना कहीं आप योगा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आप योगा करते हैं, आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिले और क्या आप रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट्स को योगा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ऐसा सर थोड़ा सा इंसाइट्स दीजिए ताकि मैं भी इस जर्नी में पार्ट बन जाऊं। चलो, थैंक गॉड आज आपने मेडिटेशन नहीं बोला, नहीं तो जो आप खिलाते हो 3 बजे से उठ के मेडिटेट करते हैं। सर एक समय होता था, मैं सोचता था भाई ये बंदा मतलब 3 बजे का इनका यस आ रहा है, 3:10 का नो, मतलब मैं समझ नहीं पाता था ये हो क्या रहा है। और अगर पहले दिन तुम्हारा 11:30 बजे का मैसेज है और अगले दिन तुम 3:10 का मैसेज है, तो कोई भी शौक हो जाए कि ये चल क्या रहा है, मतलब सोता है या नहीं सोता है। मेरे को भी ऐसा फील हुआ था, फिर बाद में पता चला कि ठीक है, मतलब जो भी जैसे भी जो भी चीज। अभी सर योगा पे आते हैं पहले। नहीं सर, मैं थोड़ा कम तो सोता ही हूँ, मैं थोड़ा सा कम सोता ही हूँ। मुझे 6 आवर्स की नींद मेरे लिए सफिशिएंट रहती है। अगर मैं रात को एट अ स्ट्रेच 6 घंटे सो लूं तो फिर मेरा पूरा दिन एनर्जेटिकली चला जाता है, तो आई डोंट फील लेथार्जिक और सो। लेकिन हाँ, अगर मैं 5 घंटे के बाद उठ जाऊं या 4 घंटे के बाद उठ जाऊं तो फिर 1-2 घंटे तक तो मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक पावर नैप की जरूरत पड़ती है, 15 मिनट की, 20 मिनट की। ओके। और मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ सर, बिल्कुल मैं योगा करता हूँ।
योगा से मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स फील होते हैं सर। वो एक्चुअली बता पाना तो बहुत ही एक डिफिकल्ट है। जनरलाइज सी जी चीज हो जाएगी जी। क्योंकि एक्सरसाइज योगा सबको पता है इनके क्या बेनिफिट्स है, हाँ बॉडी हेल्दी रहती है, हाँ। माइंड हेल्दी रहता है, फ्रेश रहते हो। बट आई वुड सीरियसली रेकमेंड एवरीबडी टू डू जस्ट लिटिल बिट ऑफ योगा। और एक चीज होती है योगा में, सूर्य नमस्कार उसको बोलते हैं, सन सैल्यूटेशंस बोलते हैं। जी और उसको उसकी पूरी वीडियो हम लोगों ने मैंने बनाई भी थी। एक सेशन मैंने लिया था योगा हेल्थ स्टडीज करके। यस। तो अगर कोई भी स्टूडेंट उसको सर्च करेगा योगा हेल्थ स्टडीज निशांत कुमार, तो फिर आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो आई वुड सिंसियरली रेकमेंड कि जो भी स्टूडेंट्स अगर वो कर पाए तो थोड़ा बहुत जितना भी कर पाओ। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं अपने माथे को घुटने से छुआ रहा हूं तो आपको भी छुआना है। यार एक टाइम पे मेरा भी नहीं छूता था, ठीक है, वो धीरे धीरे करके ही आता है। तो इट्स नॉट के सब लोगों का एग्जैक्टली वही परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ इवेंचुअली हो जाएगा। और उसके बेनिफिट्स तो सर अनलिमिटेड है। योर बॉडी स्टेज हेल्दी, योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, यू डोंट फील लेथार्जिक, योर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एकदम से। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं सर। ये तो है सर। तब एक समय मतलब जब मैं पढ़ाई वगैरह करता था तब मैं हल्का सा मतलब पढ़ाई चालू करने से पहले थोड़ी देर ऐसा मेडिटेशन 10-15 मिनट कर लेता था, ताकि मेरा मतलब वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स है ना वो रुक जाते हैं उससे। तो ये मुझे काफ़ी वो समय बेनिफिट हुआ था। तो लेकिन अभी सर इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ आजकल शाम में कि थोड़ा कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए करके। ये वाली चीज़ तो है सर। तो काफ़ी मज़ा आया सर आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करके। बहुत ही सही फील होता है जब भी आपसे बात होती है। और आज तो ऑल टुगेदर हम लोग दूसरे काफ़ी सही लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे। और एक्चुअल में जो मैं चाहता था, मैं ये सीरीज़ का सर पर्पज़ ही ऐसा है कि हम सीए स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग उनको सारे चीज़ों के बारे में बताएं कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपने सीए को एकदम मतलब इतना भी मत कर लीजिए कि आप बाकी सारी चीज़ें खो बैठो करके। तो यही एक पर्पज़ है सर ये पूरे सीरीज़ का। तो होप सो सर आपको भी काफी अच्छा लगा हो हमारे शो में आके। मुझे बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत मजा आया। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को भी ये सुन के काफी अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।